वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं काफ़ी दिनों से कुछ एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जहां से भी जिस सोर्स से भी मुझे एमसीक्यू मिल रहे हैं, खुद भी डिज़ाइन कर रहा हूं मैं एमसीक्यू के लिए। तो मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज पे बेस वीडियोज अभी तक अपलोड कर दी हैं और खुद डिज़ाइन करे हुए एमसीक्यू भी मैंने बहुत सारे आपको करवाए हैं। अब लास्ट वीडियो से मैंने एक सिलसिला और शुरू किया है कि जो आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसका जो स्टडी मटेरियल है उसके एंड में, हर चैप्टर के एंड में कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू गिवन है। सिलेक्टेड एमसीक्यू का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी एमसीक्यू दे रखे हैं बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। उनको करने से एक तो हमें टेक्निकल बातें पता चलती हैं और सिलेबस भी मैक्सिमम कवर हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम तक मैं आपका साथ निभाता हुआ चलूं। तो आज बहुत अच्छे मैं 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जो टीडीएस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स से रिलेटेड हैं। और इन दोनों चैप्टर से पेपर में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। एडवांस टैक्स से तो फाइनल लेवल पर कम मिले, लेकिन टीडीएस से तो पेपर में बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत सीरियसली करने की रिक्वायरमेंट है। Any person responsible for paying to a resident any sum exceeding 2.5 lakhs towards compensation for compulsory acquisition of his urban industrial land under any law has to deduct income tax at the rate of। तो जो अगर किसी ने आपके लैंड को कंपल्सरीली एक्वायर किया हुआ है और उसके लिए आपको एनहेंस कंपनसेशन या कंपनसेशन दिया जा रहा है, और वो अगर 2,50,000 रुपए से ज्यादा का है, तो जो पेयर होगा वो टीडीएस माइनस करता है और सेक्शन होता है 194 एल ए, और रेट दे रखा है 10% के रेट से। लेकिन तभी डिडक्ट किया जाएगा जब कंपनसेशन का अमाउंट 2,50,000 रुपीज से ज्यादा का होगा। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, एनहेंस कंपनसेशन है और 2.5 लाख से ज्यादा का है, तो 194 एलए के अंदर 10% के रेट से माइनस होगा। तो सही आंसर हो गया ए। तो आपको ए पे टिक करना पड़ेगा अगर आप पूरे मार्क्स अवेल करना चाहते हो। द रेट ऑफ टीडीएस ऑन रेंटल पेमेंट्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट्स इज 194 आई से गवर्न होता है। बच्चे कहते हैं इसे 10% होता है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि रेंट पे टीडीएस का रेट 10% होता है। हर बच्चा ये बोल देता है, होता है, लेकिन वो रेंट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट है तब 194 आई होगा, अगर हाउस को आपने लेट आउट किया हुआ है उस केस के अंदर। लेकिन अगर प्लांट मशीनरी पे टीडीएस माइनस किया जा रहा है तो रेट केवल 2% होता है। ये क्वेश्चन बहुत सही डिजाइन किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। वो ये मानते हैं कि 194 आई के अंदर जो रेट होता है वो 10% होता है। 10% तब होता है जब बिल्डिंग का होता है, लैंड का होता है या फर्नीचर का होता है। फर्नीचर का भी 10% है। लेकिन प्लांटर मशीनरी का जो रेट होता है टीडीएस वो 2% होता है। इसलिए आपको ए आइटम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एडवांस टैक्स विल नॉट बी पेड इफ टैक्स पेबल आफ्टर टीडीएस इज नॉट मोर देन और इक्वल टू। इसका भी पहला ही आंसर होगा 10,000। ये तो बहुत ही सिंपल है। एडवांस टैक्स माइनस ही तभी होता है जब आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होती है वो 10,000 या उससे ज्यादा की होती है। तो अगर कोई पूछे एडवांस टैक्स कब माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है विल नॉट बी पेड, तो माइनस नहीं कहना चाहिए। कब पे नहीं होगा, विल नॉट बी पेड, तो 10 से कम होनी चाहिए। तो अगर 10,000 या उसके ज्यादा को, उससे ज्यादा नहीं है मतलब 10,000 से कम है, तो एडवांस टैक्स पे करना जरूरी नहीं होगा। इसलिए ए इज द राइट ऑप्शन। ये तो बहुत इजी है, इंटर के लेवल पर भी आपने किया होगा, आपको याद होगा। फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, ये क्वेश्चन मैं बैच में बहुत डिस्कस करता हूं, क्योंकि 234A, 234B, 234C मैं चाहता हूं हर बच्चे को आना चाहिए। 234B पे बेस तो मैंने वीडियो अपलोड भी करी हुई है और मेरे ख्याल से 234A पे भी मैंने बेस अपलोड करी हुई है। हाँ, 234C पे मैंने अभी अपलोड नहीं करी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बी और सी में क्या डिफरेंस है। एडवांस टैक्स अगर आप पे नहीं करते हो, जो आपको पे करने की लायबिलिटी थी, तो जो इंटरेस्ट पे होता है वो 234B में पे किया जाता है। फिर जो एडवांस टैक्स आपको पे किया आपने, वो इंस्टॉलमेंट्स के अकॉर्ड अगर आपने पे नहीं किया, जो इंस्टॉलमेंट्स 4 दे रखी हैं आपके लिए, तो जो इंटरेस्ट पे होता है वो 234C का होता है। तो एडवांस टैक्स का नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, तो इंटरेस्ट 234B में जाएगा। अगर इंस्टॉलमेंट्स का डेफरमेंट है या आप उसको पे नहीं कर रहे हो टाइम से, या उसको आगे बढ़ा देते हो, लेट पे करते हो, तो जो इंटरेस्ट जाता है वो 234C में जाता है। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है शॉर्ट पेमेंट।
शॉर्ट पेमेंट में मतलब इंस्टॉलमेंट्स की बात नहीं कर रहे, एडवांस टैक्स जो पे करना था उसको पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट किस सेक्शन में पे होगा? तो सही आंसर होगा बी, इंटरेस्ट इज पेबल अंडर सेक्शन 234 बी। इसके बाद है फॉर डेफरमेंट ऑफ द एडवांस टैक्स। अब डेफरमेंट का मतलब ही हो गया कि जो इंस्टॉलमेंट्स पे की जाती हैं उसको आप छोड़ देते हो, उस टाइम लिमिट को आप छोड़ के आगे बढ़ा देते हो, तो इंटरेस्ट जो पे होगा वो फिफ्थ का सी आंसर सही हो जाएगा, इंटरेस्ट इज पेबल अंडर सेक्शन 234C, क्योंकि डेफरमेंट के केस में 234C का इंटरेस्ट होता है। इसके बाद मिस्टर एक्स ए रेसिडेंट इंडियन विंस 10,000 इन ए लॉटरी, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? तो वो TDS 194B होता है। सेक्शन हमेशा याद कर लेना, 192, 192A, 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194C। तो जो एंड तक जाते हैं सारे सेक्शंस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे सेक्शंस के बिना आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो जो लॉटरी होती है उस पर जो TDS माइनस होता है वो 194B होता है। इसमें रेट दे रखा है 30%। अब वो आपको कंफ्यूज यहां करने पे लगे हुए हैं 30 और 30.9 कि इसके अंदर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वैसे तो गलत कर दिया उन्होंने, 3% के हिसाब से कर दिया है, जबकि अब हो चुका है 4%। तो अब जो सही क्वेश्चन डिसाइड होगा वो 1.2 हो जाएगा, तो वो 31.2 लिखना चाहिए था उन्हें। तो ये 30.9 है, इसकी जगह 31.2 लिखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अब 3% नहीं है, अब 4% है, 31.2। तो आप कहोगे कि सर आपने पढ़ाया था कि अगर रेसिडेंट को पे किया जाता है तो फिर उस केस में जो TDS के रेट होते हैं उसमें सरचार्ज और एजुकेशन सेस को ऐड नहीं करते हैं सैलरी के अलावा, नॉन रेसिडेंट के केस में ऐड किए जाते हैं। सर इस क्वेश्चन में तो रेसिडेंट है, इसलिए जो रेट है उसके अंदर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड नहीं करेंगे, इसलिए 30% से माइनस होगा। नहीं, जो आपका विनिंग अमाउंट है वो 10,000 रुपए है, और अगर विनिंग अमाउंट 10,000 रुपीज को एक्सीड नहीं करता है तो 194B में TDS माइनस होता ही नहीं है। ज्यादातर सेक्शंस में एक लिमिट दे रखी है जिस लिमिट तक TDS माइनस नहीं होता है, और 194B की वो लिमिट है 10,000। तो आप ए और बी में उलझे रहोगे, और एक्चुअली में TDS माइनस ही नहीं होगा, क्योंकि TDS तभी माइनस होता जब विनिंग अमाउंट 10,000 रुपए से ज्यादा का होता। तो नो टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, ये सही आंसर है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, अगर विनिंग अमाउंट 11,000 होता तो ये मत समझना 1,000 रुपए पे TDS माइनस होगा, तो पूरे पे माइनस होगा। 10,000 तक है तो माइनस नहीं होगा, लेकिन 10,000 को क्रॉस कर दिया तो जो भी पेमेंट किया जाएगा उस पर 30% से TDS माइनस किया जाएगा। हाँ, नॉन रेसिडेंट होता तो इसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड किया जाता, रेसिडेंट है तो 30% ही रहता। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में 10,000 को एक्सीड नहीं कर रहा है, इसलिए हमें सी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। Mr. X paid fees for professional services of rupees 40,000 to Mr. Y, who is engaged only in the business of operation of call center, on 15th July 2019. Taxes to be deducted by Mr. X at the rate of। देखो, जो प्रोफेशनल सर्विसेज पे आप पे करते हो उसका सेक्शन होता है 194J। सर 194J में तो 10% होता है, आप तो यही सोचोगे, लेकिन रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया था, अगर असेसी ओनली केबल और केबल कॉल सेंटर के ऑपरेशन का बिजनेस करता है तो रेट 2% होता है, उस केस में 10% से TDS माइनस नहीं किया जाता है। ये बात ढंग से समझ लेना, रिसेंटली अमेंडमेंट है। 194J में वैसे 10% होता है, लेकिन अगर ओनली भी लिखा हुआ है, बिजनेस ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर अगर ओनली लिखा हुआ है, उस केस में 2% के रेट से माइनस होता है। An interior decorator has opted for presumptive taxation scheme under section 44 ADA for assessment year 20 and 21. He is liable to pay advance tax on or before 15th March 2020. He is not liable to advance tax. He is liable to pay advance tax in 3 installments. He is liable to pay in 4 installments. अगर आप presumptive taxation में जाते हो और दो सेक्शन के अंदर 44 AD and 44 ADA, 44 AE नहीं, 44 AD और 44 ADA के अंदर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में ये बेनिफिट दिया गया है कि एडवांस टैक्स के लिए 4 इंस्टॉलमेंट्स। देखो ये दोनों तो 3 वाला तो गलती हो गया, नॉट लाइबल टू एडवांस टैक्स भी हो गया, क्योंकि एडवांस टैक्स को पे करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि 4 इंस्टॉलमेंट्स हमने सुनी थी सर, 4 में पे करेगा, लेकिन प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में अगर जा रहे हो 44 AD और 44 ADA के अंदर, 44 AE नहीं, दो केवल AD और ADA,
एलिजिबल बिजनेस 44 एडी, स्पेसिफाइड प्रोफेशन 44 एडी है। उस केस में आपको केवल एक डेट दे रखी है 15 मार्च तक, अगर आप पे कर देते हो तो एडवांस टैक्स आपका सही माना जाएगा। तो सही आंसर हो गया ही इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15 मार्च 2020। मिस्टर ए सैलरीड इंडिविजुअल pays rent of rupees 51,000 per month to Mr. B from June 2019. Which of the following statement is true? देखो मिस्टर ए रेंट पे कर रहा है और किसको पे कर रहा है? मिस्टर बी को। मिस्टर ए एक सैलरीड एम्प्लॉय है। आप कहोगे 194 आई एप्लीकेबल होगा, आप बिल्कुल तुरंत ये बोलोगे सर रेंट में 194 आई होता है, सर हमने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और मैं कहूंगा नहीं 194 आई भी एप्लीकेबल होगा। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? 194 आई में लिखा हुआ है इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तभी माइनस करते हैं जब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट, पिछले साल के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो ऑडिट होना जरूरी होते हैं, या कह लो पिछले साल का जो टर्नओवर होता है वो 44 एबी की लिमिट को, जो 44 एबी में लिमिट लिखी हुई है उसको क्रॉस कर जाता है, उसको एक्सीड कर जाता है, उसी केस में वो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल होते हैं। तो यहां सैलरीड एम्प्लॉय है और इसमें लिखा नहीं है उसके अकाउंट्स ऑडिट होना जरूरी है, तो ऑडिट होना जरूरी नहीं है तो आप कह दोगे वो टीडीएस माइनस नहीं करेगा। लेकिन जो 194 आई में कवर नहीं होते हैं, रिसेंटली उनके लिए नया सेक्शन बनाया गया है 194 आई बी, और 194 आई में लिखा हुआ है कि पेयर वो होगा, डिडक्टर वो होगा जो 194 आई में कवर नहीं है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसके पिछले साल का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स 44 एबी की लिमिट को क्रॉस नहीं करती हैं, वो भी रेंट पे टीडीएस माइनस करेगा, लेकिन 194 आई में माइनस नहीं करेगा, 194 आई बी में माइनस करेगा। और वो तभी माइनस करेगा जब रेंट 50,000 रुपए को पर मंथ को एक्सीड करता होगा। यस सर, रेंट तो यहां पे एक्सीड कर रहा है, 50,000 रुपए पर मंथ के लिए 51,000 पर मंथ दे रखा है। और जो टीडीएस माइनस किया जाएगा वो माइनस किया जाएगा 5% के रेट से, और आखिरी महीने में पे किया जाएगा, मतलब मार्च के महीने में डिडक्ट होगा। हाँ, मार्च से पहले वो खाली कर रहा है तो जिस मंथ में खाली कर रहा है उस मंथ में टीडीएस माइनस होगा, लेकिन पूरे साल अगर वो रहता है तो जिस आखिरी मंथ मतलब मार्च का जो मंथ होगा उसमें टीडीएस पूरे महीने, पूरा जो रेंट पे किया गया उस पर माइनस होगा। दोबारा समझो, 194 आई में वही इंडिविजुअल एचयूएफ आएंगे जिनके जो पिछले साल का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स बिजनेस या प्रोफेशन की थी वो 44 एबी की लिमिट्स को क्रॉस करती हैं, और जो इंडिविजुअल एचयूएफ 194 आई में डिडक्ट करने के लिए बच जाते हैं वो 194 आई बी में माइनस करेंगे। लेकिन 194 आई बी की कुछ कंडीशंस हैं, जो रेंट है वो 50,000 रुपए से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। जो टीडीएस माइनस होगा वो 5% से माइनस होगा। टीडीएस जो माइनस होगा वो आखिरी मंथ में माइनस होगा, ईयर के या टेंडेंसी के, मतलब अगर मार्च तक रहता है तो मार्च में टीडीएस माइनस होगा, लेकिन फेब में मकान खाली कर दिया तो फेब के रेंट पे माइनस होगा। लेकिन फेब या मार्च किसी भी रेंट में से माइनस करो, एक बार कर रहे हो, लेकिन जो पूरे साल का रेंट पे किया गया होगा उसके रेस्पेक्ट में टीडीएस माइनस किया जाएगा। अगर सपोज करते हैं रेंट 60,000 रुपए पर मंथ है पूरे साल का पर मंथ के हिसाब से, तो 7,20,000 रुपए हो गया। अब 7,20,000 रुपए का जो 5% होगा वो हर महीने माइनस नहीं होगा। 7,20,000 रुपए का 5% जो होगा, जो आखिरी महीने का मार्च का रेंट होगा उसमें से माइनस कर लिया जाएगा। तो अगर ये बातें समझ में आती हैं, 194 आईबी पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए। तो सही देखते हैं, नो टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स सिंस मिस्टर इज नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए भी गलत है, क्योंकि 194 आई में नहीं करेगा तो 194 आई बी में चला जाएगा। टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स एवरी मंथ, ये भी गलत हो गया। टैक्स डिडक्टेबल एवरी मंथ, ये भी गलत हो गया क्योंकि एक ही बार होगा, ये भी गलत है। तो डी सही होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन एनुअल रेंट फ्रॉम द रेंट पेड फॉर द मार्च 2020। पूरे साल का जो रेंट होगा उस पर टीडीएस एक बार माइनस होगा, और आखिरी महीने के रेंट, क्योंकि यहां पे वो ये मान रहे हैं कि वो मार्च तक रहा तो मार्च के महीने में माइनस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वो ऐसा डिजाइन करते हैं कि उसने फेब में खाली कर दिया था तो फेब के महीने में टीडीएस माइनस किया जाता। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चंस तो कहने को केवल 10 हैं, लेकिन पावरफुल एमसीक्यू हैं, इनसे आपका लॉजिक बहुत क्लियर होगा। मिस्टर ए whose total sales is 201 lakh declares profit of 10 lakhs for financial year 1920, he is liable to pay advance tax in 4 installments।
वो टोटल सेल 201 लाख से, इसका मतलब 44 एडी में जा ही नहीं सकता है। 44 एडी में जाने के लिए 200 लाख से आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि आपका जो वो है टर्नओवर वो 200 लाख को एक्सीड कर रहा है, तो आप 44 एडी में जा ही नहीं सकते हो। और 44 एडी में नहीं जा सकते हो तो एक इंस्टॉलमेंट जो मैंने 15 मार्च वाला बताया था वो ऑप्शन आपके पास ही नहीं है, आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, इन क्वेश्चंस को करके आपको मजा आया या नहीं आया। कमेंट सेक्शन में बताना कि जो इस सिलसिला मैंने शुरू किया है एमसीक्यू करवाने का, इसको मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए या मुझे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, वेबसाइट www.directtextlectures.com। इस पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारे पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे, मेरी लेटेस्ट वीडियोस भी आपको इस पे मिल जाएंगी, जो नया असेसमेंट ईयर आने वाला है उसके लिए रिकॉर्ड उसके डेमो वगैरह मैंने अपलोड करे हुए हैं। आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो तो 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक ऑप्शन तो मिलेगा कि आप मुझे ईमेल कर सकते हो, सेंड द क्वेरी के नाम से है। एक व्हाट्सएप का आइकन भी बना हुआ है, उसके थ्रू भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। हालांकि मैं व्हाट्सएप को प्रेफर नहीं करता हूं, मैं कहता हूं ईमेल के थ्रू ही आप मुझे अपनी क्वेरी सेंड कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में कोई बहुत अच्छा टॉपिक जिसके एमसीक्यू में आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपनों का ध्यान रखिए। मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में कोरोना की हालत दोबारा से 3rd वेव आ चुकी है और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। जो दिल्ली और नियर बाई एरिया के उनके लिए खास तौर से ये मैसेज कि आपको मास्क लगाना है, बाहर निकलना है, डिस्टेंस मेंटेन करनी है और हैंड्स को बार बार सैनिटाइज करना है या वॉश करना है प्रॉपर तरीके से। थैंक यू वेरी मच।